आज हम ज़िक्र करते हैं एक ओलंपियन एथलीट का, जिसने गुर्दे के मरीज़ों के लिए एक नई मिसाल सेट कर दी है। वैसे तो हमारे शहज़ादे अरशद नदीम ने भी कमाल कर दिया है और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है गोल्ड मेडल जीत के 35 साल के बाद। लेकिन ये जो ओलंपियन एथलीट जिम्नास्टिक है जिसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, आप इसको भी कुछ कम ना समझें। और ये एपिसोड मैं स्पेसिफ़िकली बाहर के एनवायरनमेंट में बना रहा हूँ। उसकी एक वजह तो ये भी है कि मुझे सारे दोस्त कहते रहते हैं कि तुम इतना घूमते फिरते रहते हो तो कुछ हमें दिखा भी दिया करो। लेकिन उसकी एक और बड़ी वजह भी है जो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में। अब हम कोई बेहतरीन सा स्पॉट ढूँढते हैं बैठने के लिए और वहाँ पे सुनी ली का केस डिस्कस करते हैं। अब मैं बैठ गया हूँ अपने वर्किंग हॉस्पिटल के बाहर एक बड़े ही एम्बियंस किस्म के एनवायरनमेंट में, और एनडी फ़िल्टर तो मैंने लगाया है। अब लेट्स होप कि हमारी वीडियो अच्छी रहे। सुनी ली टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडलिस्ट थी और 2024 के पेरिस ओलंपिक में उसका ख्वाब था कि वो दोबारा गोल्ड मेडल ले और पहले से भी ज़्यादा अचीवमेंट्स करे। लेकिन फरवरी 2023 में जब एक दिन वो उठी तो उसको अपने एंकल पर थोड़ी सोजिश नज़र आई। उसने समझा कि शायद पिछले हफ्ते बहुत ट्रेनिंग की है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो गई है, कोई मसला नहीं। उससे अगले दिन जब उठी तो स्वेलिंग और भी ज़्यादा बढ़ गई, पूरी टांग में, थोड़ी सी आँखों पर, और उसके बाद कुछ दिन तक वो ज़्यादा सूजती रही और पूरा जिस्म उसका स्वेल हो गया। हालांकि वो कहती है कि मुझे शीशे में अपनी शक्ल भी पसंद नहीं आ रही थी। जब वो डॉक्टर के पास चेक कराने गई तो उसने तकरीबन 40 पाउंड वेट गेन कर लिया हुआ था। डॉक्टरों ने समझा कि कोई एलर्जिक रिएक्शन है और उसके कुछ बेसिक टेस्ट किए। मीनवाइल उसकी सिचुएशन वर्स होती रही और मार्च आ गया जब उसका फाइनल टेस्ट आया और पता चला कि उसके गुर्दे का काम ख़राब है। अब यहाँ से वो बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड हो गई। फिर उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजा गया और उसका फर्दर डिटेल्ड वर्कअप जिसको हम कहते हैं वो शुरू हुआ। इसके दौरान वो होपलेस थी, उसके ख्वाब चकनाचूर होते नज़र आ रहे थे, लेकिन उससे भी ख़तरनाक खबर अभी आगे आने वाली थी। फाइनली जब ब्लड वर्क और यूरिन टेस्ट से कुछ हाथरहा पता ना चला तो उन्होंने की इसकी किडनी बायोप्सी, जिस पे सुनी ली की 2 रेयर कंडीशन डायग्नोज हुई जिसको अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। और उसकी रफ से इंडिकेशन सुनी ली ने खुद दी है कि डॉक्टर्स ने उसको बताया है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अब मेरा अपना एजुकेटेड गेस है बीइंग ए नेफ्रोलॉजिस्ट कि 2 मेन कंडीशंस हैं जो उसको हो सकती हैं, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। नंबर 1 आईजीए नेफ्रोपैथी, क्योंकि वो एशियन डिसेंट की है और एशियंस में आईजीए नेफ्रोपैथी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली चाइनीज़ वाली साइड पे। और दूसरा लूपस नेफ्राइटिस, क्योंकि वो यंग फीमेल है तो लूपस नेफ्राइटिस होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो 2 रेयर कंडीशन हैं इसका हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल जब उसको बायोप्सी पे इस कंडीशन का पता चला तो वो और ज़्यादा डेवस्टेटेड हो गई और पहले यही लगा कि बस अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, जैसे कि हमारे गुर्दे के मरीज़ों को लगता है। लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकती, मैं अपना ड्रीम नहीं छोड़ सकती। फिर डॉक्टर्स के साथ उसने अपनी ट्रीटमेंट शुरू की। यहाँ पे वो रुक नहीं गई, बैठ नहीं गई दुकान बंद करके कि मैं इंतज़ार करूँ कि कब मेरा डायलिसिस का टाइम आना है, और मैंने नेगेटिविटी के सर्कल में नीचे और नीचे गिरते जाना है। खैर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, उसकी सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत की, थोड़ी सी वर्जिश करनी शुरू की, अपनी एक्सरसाइज में हिस्सा लिया
उसने अपने कोचेस से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए मॉडिफाइड एक्सरसाइज कुछ करें। फिर उसने कुछ लोकल टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लेना शुरू किया, और जब वो पूरी तरह रिमिशन में आ गई तो हम अब आ गए 2024 के जनवरी में, जब उसके कोच और उसके डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ जी, आप ओलंपिक्स के लिए अपनी तैयारी कर सकती हैं। उसने फुल फ्लैश ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दौरान वो कहती है कि कुछ दिन मैं बड़ी परेशान रहती थी, कुछ दिन मैं पॉजिटिव थी, फिर अचानक एक डिप्रेशन का बोझ आ जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं चाहती थी कि मैं अपनी एग्ज़ाम्पल सेट करूं दो चीज़ों के लिए। एक तो कैसे कोई बीमारी आपको हरा नहीं सकती, और दूसरा मैं गुर्दे के मर्ज़ की अवेयरनेस के लिए पेरिस 2024 के ओलंपिक्स को एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगी। खैर, उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया और पेरिस 2024 में भी वो बेतहाशा तमगे जीत चुकी है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। अब मुझे सुनी ली का केस डिस्कस करने की ज़रूरत क्या थी? उसकी दो बड़ी वजूहात थी। पहली कि हम गुर्दे के मर्ज़ का सुनते ही हिम्मत हार जाते हैं, और स्पेशली वो लोग जो अर्ली स्टेज में डायग्नोस होते हैं, उनकी तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि कैसे वो गिव अप कर देते हैं। और उसकी वजह मैं पिछले से पिछली एपिसोड, आई बिलीव एपिसोड 157 थी, साइकोलॉजी ऑफ किडनी डिजीज़, उसमें मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। और उसकी वजह है हमारा एनवायरनमेंट। अब हम आते हैं एनवायरनमेंट की तरफ कि क्यों मैंने ये वीडियो स्टूडियो से बाहर बैठ के रिकॉर्ड की, इवन दो कि मुझे पता था कि छोटा माइक होने की वजह से बाज़ औक़ात आवाज़ में भी ख़राबी हो सकती है, और मैं क्योंकि बाहर वीडियो रिकॉर्ड करने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरी वीडियो और ऑडियो में भी कुछ मसला हो सकता है, और हो सकता है मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़े। लेकिन एनवायरनमेंट इस वीडियो का मेन थीम था कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमें बनाता है या तोड़ता है। वो जो कहते हैं ना, यू आर रिकग्नाइज्ड बाय द कंपनी यू कीप। तो सुनी ली की अपनी हिम्मत जो थी वो तो थी, पर आप उसकी डॉक्टरों की टीम को और उसकी ट्रेनिंग वाली टीम को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो हमारे पाकिस्तान के लोगों की तरह डिप्रेसिंग और नेगेटिव और सप्रेस करने वाले होते, टांगें खींचने वाले होते, तो वो उसको कहते तू पागल है, तू सानू भी मरवाएंगी, एपी तो तू मरना ही है, चुप करके हुन बह जा, तेनू किडनी डिजीज़ हो गई है। लेकिन उन्होंने उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसको इनकरेज किया, उसकी ट्रीटमेंट मॉडिफाई की, उसकी एक्सरसाइजेज मॉडिफाई की, और उसको हेल्प करके उसके ख्वाब पूरे करने में पूरा हिस्सा डाला। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर सुनी ली को ये एनवायरनमेंट ना मिलता, उसके बेहतरीन मेंटर और कोच ना मिलते, उसके डॉक्टर्स की अच्छी लेवल की टीम ना मिलती जो इतने हेल्पफुल, गाइडिंग और इनकरेजिंग होते, तो सुनी ली कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच सकती थी। तो जहाँ हमने अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करनी होती है बीमारी से लड़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाने के लिए, वहाँ हमने थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को भी चूज़ करना होता है। आपने उन लोगों, उन मोहल्लेदारों, उन साथियों को अवॉइड करना है जो आपको डिप्रेस करते हैं, जो आपकी हिम्मत नहीं बढ़ाते, और उनके साथ ज़्यादा एसोसिएट होना है जो लॉजिकल बात करते हैं और आपको इनकरेज करते हैं एक फुल फिलिंग और बड़ी मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजारने में। लॉजिक के साथ, रीज़न के साथ आपका डिसीजन बनाने में। मुझे पता है मेरे भी काफ़ी सारे पेशेंट इसी तरह ज़िंदगी के साथ और अपने मर्ज़ के साथ भी लड़ते हैं, और साथ वो अपनी फैमिली और मोहल्लेदारों के साथ भी लड़ते हैं ताकि वो सही ट्रीटमेंट हासिल कर सकें। और मुझे उनके साथ हमदर्दी भी होती है, उन पे रश्क भी आता है, और उनके घर वालों पे दुख भी होता है कि बजाय वो इस बंदे के लॉजिकल डिसीजन को सपोर्ट करने के, उसके साथ जाने के, वो अपना रिश्ता नाता तोड़ देते हैं,
मेरे पास कम से कम यंग पेशेंट्स के साथ नहीं आते, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि मरीज़ प्रोफेसर के पास जाए या हकीम के पास जाए या होम्योपैथिक के पास जाए। खैर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मुझे तो अरशद नदीम के बाद पूरे ओलंपिक में जो दूसरी बड़ी खुशी हुई है वो इस सुनी ली की हुई है। आप इसकी एग्जांपल से क्या सीखते हैं, आपने इसके केस को ज़रूर रिव्यू करना है। इसका एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल जहां से मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है वो मैं नीचे लिंक में भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसकी बीमारी के बारे में, कोई क्यूरीज हो, तो आपने कमेंट में ज़रूर जिक्र करना है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।